रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया दोबारा। चलो बैच ठीक है। लिखी थी। हाँ, ये चीजें याद रखिएगा कि आज वाले के स्मृति वगैरह में जो है कितने जो है उसके अंदर जो प्रकरण आते हैं उनका क्रम क्या है, टोटल याद रखिएगा। ठीक है, जितना भी उसमें प्रकरण बताया गया। ठीक है, चलिए आगे। जी सर। जी भैया। चलो, ये क्या कहना चाहता है कोटेशन, किस संदर्भ में है और कहाँ वर्णन है। हाँ, बाकी बच्चे बताओ। हाँ, विश्वजीत स्मृति में बताओगे। है सर। तो जाइगबल का मनुस्मृति में। स्मृति में है। जाइगबल का याजवल्क्य। स्मृति में। हाँ, कोई व्यवहार अध्याय में है। व्यवहार आते हैं। अंशुल ट्राई करोगे इस सर्व क्वेश्चन को। अर्थ विवादेशु उत्तर क्रिया बलवती, ऐसा है सर। ठीक है, हाँ अंशुल ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को या नितिन। नहीं भैया समझ आप में नहीं लोग। आ रहा, मतलब कुछ मतलब। हाँ, नितिन ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को। वेरी मेरी रिपीट कर अनम्यूट कर रखा है मैंने भाई। भैया दाय विभाग विवादेशु। नहीं सर, यहाँ पे सी होगा, सी होगा, राइट सर। अच्छा, सी होगा। जी सर। ओके, हाँ नितिन बाबू, आपका क्या विचार है। भैया मेरा चौथा है दाय विभाग विवादेशु। अच्छा, विभाग। हाँ निकी, क्या विचार है आपका। जी ये याद चौथा। जी। अच्छा, चौथा ही है। अच्छा, तो चौथे के साथ जा रहे हैं। आप बताइए, कोई और बच्चा। नेहा बताओगे। खुशबू। आप लोग में से कौन सा इसका सही आंसर है। हाँ प्रबल, क्या विचार है आपका। भैया उत्तरा क्रिया का क्या अर्थ होता इसके है। बारे में कोई आइडिया नहीं है भैया मुझे। कहाँ पे भैया वर्णन, उत्तरा। ऐसा कुछ। क्या भैया। कहाँ पे वर्णन है, ऐसा कुछ आइडिया। भैया याज्ञवल्क्य की स्मृति के बारे में तो कोई भी आइडिया नहीं है मुझे अभी। अच्छा, इसको अच्छे से पढ़े नहीं हो है। हाँ देखो भैया। सर। इसका भाव है। आप बोलो बोलो बच्चा, बोलो हाँ विश्वजीत। सर, इसमें जो है ना दाय, ये 4 नंबर जो है वो सही है। उसमें क्या, जैसे परिवार का जो है अन्य सदस्यों के ये में मतलब वर्णित है ये। नहीं नहीं, ये फोर्थ नंबर ऑप्शन गलत है। हाँ, अच्छा, कोई और बताएंगे। तो सर भैया इसमें वो उत्तरा क्रिया का अर्थ क्या होता है। बाद वाली क्रिया। ठीक है, सामान्य ये है। हाँ, कोई बताएंगे कि ये कहना, क्वेश्चन क्या कहता है, क्या इसका भाव है। हाँ सर सिर्फ कुछ। आपने लास्ट टाइम पढ़ाया था जब जिसने कहा था कि भूमि को लेकर इसमें बात हुई थी भूमि को कि इसका थर्ड है भैया। भैया इसका है। थर्ड है, अब तो कंफर्म है। थर्ड है। थर्ड। नहीं नहीं जी। नहीं नहीं, थर्ड नहीं है, पहला है। और कोटेशन नंबर मैं बता देता हूँ, शुरुआत में ही है इसका। देखो वहाँ पे, ये याज्ञवल्क्य की स्मृति अगर आप लोगों के पास हो तो देख लो। कोटेशन नंबर मुझे हाँ, कोटेशन नंबर है आपका 23, सॉरी 22, 22 में ही आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो है कितने भी प्रकार के धन संबंधी विवाद होते हैं। ठीक है, मिला किसी को 22 नंबर कोटेशन में याज्ञवल्क्य की स्मृति के व्यवहार अध्याय का 22वां कोटेशन। मिल गया। हाँ, तो और भी विवाद होते हैं, हर किसी का अलग अलग लक्षण दिया गया है। ठीक है, तो हमेशा बाद वाला जो भी कार्य होगा, क्रिया होगा, ठीक है, वो बलवान होती है। उत्तरा क्रिया क्या है वो आगे आपको मेंशन भी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एक एक चीज याज्ञवल्क्य की स्मृति में तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कम कोटेशन छोड़ने की आवश्यकता है। बाकी सारे कोटेशन ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, चाहे आप दाय विभाग का देख लीजिए, साक्ष्य प्रकरण का देख लीजिए, या फिर कोई विवाद संबंधी प्रकरण देख लीजिए। उसमें बहुत ही फैक्चुअल चीज है, कोशिश कीजिए शॉर्ट फॉर्म में याद करने का। ठीक है, आगे आपको मिलेगा इसमें कौन सा अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र से बड़ा होता है या नहीं होता है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया। ये जो 3 ग्रंथ है ना लास्ट के यूनिट का, जितना आप उस पर मेहनत कर सकते हैं अपने लेवल पे कीजिएगा। ठीक है, इसमें जो है पूछा जा रहा है कि उत्तर क्रिया में कौन से किस विवाद में जो है हमेशा बाद वाला जो कर्म विशेष होगा या क्रिया होगी
वो बलवान होती है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जितने भी अर्थ विवाद, धन संबंधी विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, ठीक है, बाद की प्रक्रिया या जो क्रिया है वो इम्पोर्टेंट होती है, बलवान होती है, ठीक है। तो याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन से इसमें पूछा गया। चलो अगला क्वेश्चन जो है, ये बताओ किसके विषय में कहा जा रहा है। कुछ बच्चे आते हुए क्वेश्चंस को इसमें मिस्टेक किए हैं। चलो कौन बताना चाहिए? कौटिल्य शास्त्र में। हाँ, ये तो कौटिल्य शास्त्र में है, बिल्कुल। वानप्रस्थ में। तो वानप्रस्थ, ओके। हाँ, कोई और बताएंगे? ये तो ऑप्शन वानप्रस्थ आ रहा है। अगला। हाँ भैया, भैया वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ। कुछ बच्चे जो है, जो जिन्होंने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था, ब्रह्मचारियों को देखकर ब्रह्मचारी लगा के आए थे, ठीक है। हाँ, वानप्रस्थ है इसका। ठीक है। इसका क्या भाव है, कौन बता, क्या अर्थ है इसका? ये भूसज्जा, भूमि में सोना है, और जटाजिन धारण करना है, अग्निहोत्र यज्ञ करना है, और देवता पितृ और अतिथि का पूजन करना है, और वन का फल खाना चाहिए, खाना है, वो बोला। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस क्या क्या हो जाता है, शुरुआत वाले पद को ही बस इतना देख के ही आंसर लगा दिया था। कोई एक बच्चा है, ठीक है, तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा, बारीकी से सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, पूरा अक्षर से पूरे वाक्य को पढ़िए, ठीक है। और अगर नहीं भी आ रहा हो क्वेश्चंस को ना कहीं क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा हुआ रहता है। यदि आप पारिभाषिक शब्दावली आपको पता हो, ब्रह्मचारी किसको कहते हैं, गृहस्थ किसको कहते हैं, परिवारजक किसको कहते हैं, वानप्रस्थ किसे कहते हैं, तो लास्ट वाले पद को भी देख कर भी ना आप अंदाजा लगा सकते हो कि वन्य है या आहार है, वन में रहने वाला, आहार करने वाला कौन हो सकता है, ठीक है। यदि शुरुआत वाले शब्द को ही देखकर लगाओगे तो सबसे ज्यादा चांसेस आप इसी में लगा के आओगे, वो जो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस हो, पूरे क्वेश्चंस को पढ़िए, साथ ही साथ ऑप्शंस भी देखिए क्या ऑप्शंस कह रहा है, ठीक है। तो ये जैसा कि दाता ने बताया, ठीक है, और भी बच्चों ने बताया, वानप्रस्थ, ठीक है। चलिए, तो ब्रह्मचारी का क्या लक्षण मैं होगा? कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ बताओ। मैंने मुंडक उपनिषद में पढ़ा था कि जो यज्ञ करने वाला सन्यासी हो, यानी वानप्रस्थी हो, उसको ये अनिवार्य है कि उसके सिर पे जटा होनी चाहिए, यानी कि जो जटा वाला वो होता है, वानप्रस्थी होता है, उसी को केवल उसमें अग्निहोत्र करने का भी वो होता है, अधिकार होता है। ठीक, चलो शास्त्र के अनुसार। हाँ बोलो भूमि। सर मैं ये कह रहा हूँ, एक थोड़ा सा जैसे कि आप ना दो क्वेश्चन दिखाते, मतलब एक क्वेश्चन दिखाते हैं, अगर दो क्वेश्चन अगर एक साथ डिस्प्ले हो सके, और जो क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर सही है ना, उस पर एक बार टिक का निशान कर दिया करिए। अच्छा, ये पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, इसमें टिक लगा हुआ भी होगा, ठीक है। जो मतलब सही उसको टिक कर दीजिए, और अगर दो क्वेश्चन एक साथ अगर डिस्प्ले हो सके तो, ताकि क्योंकि थोड़ा सा एक पर डिस्कस होगा, एक को भी मतलब देखते जाएंगे साथ में, अगर ऐसा हो सकता है। ठीक, करूंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। चलो, ब्रह्मचारी का क्या लक्षण हो जाएगा कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार? कौन बताएंगे? हिंदी में भी बता सकते हो, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार। हाँ बताएं। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि नियमित स्वाध्याय करना चाहिए, मतलब जो ब्रह्मचारी लोग में आते हैं, ठीक है, प्रवेश करते हैं, अग्निहोत्र होना चाहिए, नित्य स्नान करना चाहिए, और दीक्षा मतलब लेकर अर्जित करके जीवन जीना चाहिए, गुरु के समीप रहना चाहिए, और गुरु की जब अनुपस्थिति हो, मतलब जब नहीं होते, तो क्या है, गुरु के पुत्र के समान क्या है वहां पर रहना चाहिए, मतलब कर्तव्य निभाना चाहिए। तो जब आप कौटिल्य शास्त्र पढ़ोगे शुरुआत में ही, वहाँ पे प्रत्येक का जो है लक्षण दिया गया, ब्रह्मचारी क्या है, गृहस्थ कौन है, परिवारजक कौन है, वानप्रस्थ कौन है, ठीक है। तो अक्षरशः भी वहाँ पे देख लीजिएगा चारों का लक्षण में क्या अंतर है, ठीक है। चले आगे। हाँ चलो बताओ। जी भैया। चलो अगला क्वेश्चन, चलो ध्यान से देखना है इसका। कौन करना चाहेंगे इस क्वेश्चंस को? बताओ कौन करना चाहेंगे? 4 सही है। और बताएंगे?
ए वाला तो सही मतलब और तो सही है रुद्रम के किनारे ये वाला सही है। ओके 4 सही है। ओके फोर्थ ठीक है भैया, फोर्थ ही ठीक है। अब ये फोर्थ वाला चलो, ये गलत क्यों है? हाँ, ये क्यों गलत है ये बताओ, ये गलत क्यों है? क्योंकि ये वो बता ना दो। भैया एहोल अभिलेख है। पुलकेशन द्वितीय का सर एहोल एहल अभिलेख है शिलालेख और होगा। इसका ये यशोधर्मन का बताओ, ये क्यों? मंदसौर शिलालेख होगा। मंदसौर मंदसौर। मंदसौर। हाँ इसमें तो मंदसौर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, आप लोगों ने अभिलेख तो अच्छे से पढ़ा है, अभिलेख वाले बच्चे तो, एपिग्राफी वाले बच्चे तो अच्छे से है। ठीक है, तो जितना भी अभिलेख दिया गया सिलेबस में अच्छे से देख लीजिएगा। स्थान विशेष, उसका नामकरण, ठीक है, समय, विषय वस्तु, लिपि, भाषा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था पिछले बार। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये जो है ए और डी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे देखो यहाँ पे। हाँ चलो, क्वेश्चन बताओ। इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो आप यहाँ पर नाम देख रहे हो, ये सब है क्या? ये वास्तव में ये किसके विरोध है? ये गुप्तचरों के नाम दिया हुआ है। गुप्तचर गुप्तचरों के नाम। गुप्तचर के कितने भेद बताए गए हैं? कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, फिर उसके बाद कौन कौन सा? 8 भागों में, 8 भागों में है सर। मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग के नाम क्या है? एक तो स्थायी है, संस्था और संचार। ठीक है, ये जो आप नाम देख रहे हो किसके अंतर्गत आएंगे? ये उसके अंदर आते हैं स्थायी के। ठीक है, चलो, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बताओ, क्या इसका ऑप्शन हो सकता है? और क्या इसका भावार्थ है ये भी बताना है। आंसर 4 उदास उदास। क्या है भावार्थ का? जो एक सन्यासी वेश में धारण होके गुप्तचर बैठा रहता है। हाँ, और मतलब ज्ञानवान होता है, शौच युक्त है, पवित्र रहता है, क्योंकि वो सन्यासी है इसलिए ये सब उसमें गुण होते ही हैं। हो, सन्यासी हो, पवित्र है। तो पुरुष क्या कहलाता है? उदासीत। बाकी जो लोग हैं कार्तिक, वैदेहिक, गृह, ये सब कौन है? क्या लक्षण है विषय में? सर मैं बताऊं? हाँ सर मैं बताऊं डेफिनेशन? हाँ, एक के विषय में बताओ। काप्तिका कौन है? किसको कहते हैं? कापटिक है आपका परमर्मज्ञ प्रगल्भ छात्र कापटिका। हाँ, क्या भावार्थ है सुजाता? सर आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, लेकिन भावार्थ क्या है? सर इसका भावार्थ मैं भूल गई। तो भूल गए हैं? क्यों ना, संस्कृत को याद है। हाँ, बताइए। थोड़ा सा याद है मुझे। चलो बोलो। हाँ, इसमें कह रहे हैं जो दूसरे के रहस्य को जानता है और मतलब एक तो प्रबल मतलब दबंग है, और विद्यार्थी का जो वेश धारण करके रहता है वो गुप्तचर। वह कौन है? व्यापारी। व्यापारी, वणिक को। ठीक है, और गृहपति कहा? गरीब होता है जो किसान, किसान के रूप में। इससे कहा। ठीक है, तो लक्षण देख के आप बहुत इजी इसका अंदाजा लगा सकते हो कि किसका कौन सा ये गुप्तचर। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी कोई गुप्तचर है कौटिल्य शास्त्र के अनुसार? कौन सा इसमें वर्णन नहीं किया गया है? तापस का। भैया इसमें इसका भी नहीं है, रसद गुप्तचर का और परिव्राज का। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे चल के फिर वो जो है भ्रमणशील या संचारी गुप्तचर का भी प्रकार आता है, उसके भी लक्षण आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चले आगे चले। चलो ये बताओ, मनुस्मृति में ये जो शब्द है नारा, क्या भावार्थ है और किस अध्याय में वर्णन है? अध्याय का नाम? सर नारा शब्द का अर्थ है आपका पहले अध्याय में जल, यानी कि पहले अध्याय में आप। ठीक है, ये जो है नारा का मतलब यहाँ पर आपा यानी जल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जल में रहने के कारण ही विष्णु को नारायण कहा जाता है।
बहुत सुंदर। ठीक है, चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो इसके विषय में बताओ कि ये क्या कहना चाहता है, क्या इसका सही उत्तर होगा। बताओ भैया इसका उत्तर उपाध्याय। क्या क्या भावार्थ है इसका। इसका भावार्थ है कि मनु के मत में जो वेद को जो प्रदान करता है उस आचार्य को क्या कहा जाता है। हाँ, उस आचार्य को क्या कहते उपाध्याय हैं। कहा जाता है। हाँ, उपाध्याय कहते हैं। और क्या मत है। तो भैया ये तो सही है, उपाध्याय कहा जाता है, लेकिन पर क्या है ना, उपाध्याय उसको कहा जाता है जो किसी एक अंश का मतलब वर्णन करे, एक अंश को सिर्फ पढ़ाए। वेद को कोई एक पार्ट पढ़ाए। ठीक है। चलो, गुरु जो है किसको कहते हैं मनुस्मृति के अनुसार। पितरम और गुरुतरम तो होगा नहीं। बताओ। गुरु को सामान्य लक्षण जो है वो होता है, वो क्या किया जाता है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर आए उसको गुरु कहते हैं। मनुस्मृति के अनुसार आचार्य अलग है, विप्र अलग है, उपाध्याय अलग है। ठीक है। विप्र का मतलब वहां पे गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, विप्र प्रयोग किया गया है, यानी गुरु के लिए प्रयोग किया गया। उपाध्याय प्रयोग है और साथ में आचार्य, तीनों का अलग अलग अर्थ है। भैया इसमें मनुस्मृति में ये बताया गया है कि जो गर्भाधान आदि संस्कार को विधि पूर्वक मतलब उपनयन आदि को करवाता है और भरण पोषण करता है, वो गुरु कहलाता है। ठीक है। तो ये किस अध्याय में वर्णन होगा, ये गुरु उपाध्याय आचार्य। द्वितीय ये दूसरे अध्याय में। हाँ, ऋत्विज इत्यादि का भी वहां पे एक साथ जो है डेफिनेशन दिया, साथ ही साथ आगे देखो तो पिता का भी डेफिनेशन है। ठीक है, तो अच्छे से उस वाले पोर्शन को देखिएगा, यानी मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति अकॉर्डिंग के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक श्लोक लगेगा आपको इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, इतना इसमें कोटेशंस हो जाते हैं। अच्छे से इसको पढ़िएगा, इस पर टाइम दीजिएगा। तो इसके अनुसार क्या हो जाए, वेद का जो प्रदान करे, वेद का ज्ञान प्रदान करे, ऐसे आचार्य को क्या कहेंगे, ऑप्शन के अनुसार उपाध्याय। ठीक है ना, पितरम और गुरुतरम तो होगा ही नहीं। ठीक है, कई बार जो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी जो है आप काफी हद तक जो है सही उत्तर के पास पहुंच सकते हैं। मेरे बच्चा लोग ये, चलो इसकी चर्चा भी हम लोग कर रहे थे। चलो ये बताओ, ये किसका डेफिनेशन हो सकता है। मेरी आवाज आ रही है ना। जी भैया। चलो दिखा आप लोग को, स्क्रीन दिख रहा है। तुरंत लाइट भी आ गई जब है। चलो बताओ, ये किसका लक्षण है। गृहपति। हाँ, पति। जस्ट अभी आप लोगों ने बताया कि क्या अर्थ है इसका, क्या अर्थ है। भैया जो कृषक बन के वृत्तिशील और जो बुद्धि से युक्त होता है उसको अपनी पहचान को छुपाता है, कृषक के रूप में रहता है और प्रज्ञा शौच युक्ता से युक्त होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप वैदेह का, तापस का, ब्रह्मचारी का याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ, ये क्या कहना चाहते हैं कोटेशन, ध्यान से। विप्र कितने प्रकार के होते हैं। कैसे होता है। नहीं भक्ति। देखो, जो भी प्रश्नवाचक शब्द है उसको ध्यान से देखो, कितने प्रकार पूछा जाएगा या कैसा होता है, इस तरह का। ठीक है, होता है। सर इसका आंसर है काष्ठमयी हस्ती और चर्ममयी मृग। हाँ, क्या मतलब ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, बताओ सुजाता।
विप्र कैसा है वो बोला। यानी जो विप्र होते हुए, जो ब्राह्मण होते हुए, आचार्य होते हुए वेदाध्ययन नहीं करता, वो किसके समान हो जाता है। पूरा कोटेशन जब पढ़ोगे तो वहां पे वेदाध्ययन के विषय में, के संदर्भ में वहां पे विप्र को, ऐसे विप्र जो कभी भी वेदाध्ययन का अभ्यास नहीं करता है, तो किस प्रकार का हो जाता है, कैसा हो जाता है, उसके लिए वहां पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? वो ए और सी करेक्ट होगा सर। ए और सी है तो बताओ इसका भावार्थ। भावार्थ बताओ क्या है फिर? जिस मृग का इसका जो मतलब भावार्थ। जी हाँ बताओ बारी बारी से। बताइए सुजाता जी। बताइए सुजाता। बताइए, आप बताइए। हम कर रहे हैं, कोई और भी बता सकते हैं? कौन बताएंगे? बताओ विशाल, बताओ। भैया देखिए, इसमें जो है ना, जो शक्तिमय सिंह है, तो शक्ति जो है वो सिंह का वास्तविक गुण है, और गति जो है वो अश्व का वास्तविक गुण है। यानी कि इन दोनों में ये गुण रहते हैं, लेकिन हाथी, काष्ठ का हाथी जो होता है वो, उसको आप वास्तविक हाथी नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तविक हाथी में काष्ठ नहीं होता। उसी तरह से जो ऑप्शन कहाँ गए, हाँ, उसी तरह से जो चर्म मृग होता है वह भी उसमें वास्तविक नहीं होता, क्योंकि चर्म मृग होता ही नहीं है, वो भी खिलौना ही होता है। इसी प्रकार से कहने का मतलब यह है कि जो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता, वो भी इन्हीं की तरह जो है केवल दिखने मात्र में ब्राह्मण है, वास्तविक ब्राह्मण नहीं। ठीक है, तो बच्चा जैसे काट काट लकड़ी का हाथी केवल दिखने में हाथी होता है, बहुत हाथी नहीं होता। तो वहाँ पे जो है ऐसे विप्र को जो है इस तरह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो मनुस्मृति हो या ठीक है, जो भी ग्रंथ लगा हुआ 10th यूनिट में, तो आप लोग देख सकते हो कि अभी तक ये जो प्रश्न आप सब देख रहे हो ना, ये सब 2000 लास्ट ईयर में पूछा गया था। टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी से आप लोग इस ग्रंथ विशेष का इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है ये पढ़ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आया ना? आगे चलते हम लोग। एक बात बताओ सर। हाँ सुजाता बताओ। सर वो एग्जाम में मेरा क्या होता है ना, जो मैं जानती हूँ अच्छे से पढ़ के गई हूँ वो भी मेरा मतलब घर में सही होता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके मेरा रॉन्ग हो जाता है, पता नहीं क्यों। जल्दीबाजी करते हो, क्योंकि क्लास में भी मैंने आपको देखा है, जो सिंपल क्वेश्चन होता है जल्दी बोल देते हो, थोड़ा सुनते नहीं हो। ठीक है, तो कोशिश करो इस आदत को, क्वेश्चन धैर्य रखा करो, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के बाद देखो ऑप्शन क्या है, सही से लगाओ, फिर देखो मैच रिवीजन के लिए टाइम रखा करो 10 मिनट कम से कम, तो आपने टिक लगाया सही लगाया है कि नहीं लगाया है। ठीक है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा आराम से, ठीक है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना, प्रैक्टिस करोगे वो चीजें धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा गलती होता है इजी क्वेश्चन पे, हार्ड क्वेश्चन होता है आप उसे देखते हो बहुत ध्यान से, वैसे क्वेश्चन को तो कुछ मिस्टेक होगा नहीं। इजी वाले क्वेश्चन से पहले मन में ही एक भावना बन जाती है, अरे ये तो बहुत इजी, मुझसे तो हो ही जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती लगा के आ जाते हैं। मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मैंने भी अपने टाइम पे किया था। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सिंपल, जो कोई भी गलती नहीं करता वो गलती करके आया था। तो इन सब चीजों से बचिए आप लोग भी। ठीक है, क्वेश्चन इजी हो या हार्ड लगे, क्वेश्चन को क्वेश्चन पूरा ही देखिए। ठीक है, चलो आगे चले हम लोग। जी सर। चलो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, क्या कहना चाहता है ये? कौन बताना चाहता है? बाकी बच्चे बोल ले रहे हैं। हाँ, प्रबल, मोनिका, निहारिका, निक्की, रितिका, आप लोग का क्या विचार है, बताओ क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है? हाँ दीपिका, पढ़ना, भूमि, आप लोगों ने कभी ना कभी तो कौटिल्य शास्त्र तो पढ़ा ही होगा एग्जाम के पहले। सर ऑप्शन राइट होगा सर, सर्वेशम आश्रमानम और सर्वेशम वर्णानम। कौन कौन जो पहली बार कौटिल्य शास्त्र को देख रहे हैं या इनके क्वेश्चंस को
यहाँ पे देख रहे हैं। सर मेरा दूसरा होगा सर्वेशम आश्रम और सर्वेशम वर्णनम। उसको क्या लिखा रहता है? मैं पहली बार पढ़ लूँ। ठीक है। हाँ मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ। भैया मैं भी पहली बार ही है भैया। चलो कोई बात नहीं। मैं भी पहले में हूँ सर। फर्स्ट वाला आएगा। हाँ देखो, ये क्वेश्चन का भावार्थ कौन बताएंगे, क्या कहना चाहते हैं इसमें पटेल जी? क्या इसका भावार्थ है? सर इसमें बताया गया कि अहिंसा, सत्य और शौच और क्षमा ये सब किसका धर्म है बोला। आंसर है सर्वेशम आश्रमानम और सर्वेशम वर्णानम। हाँ, यानी ये कौटिल्य शास्त्र के अनुसार ये पूछा जाए कि अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, पवित्रता, शौचम, ठीक है, अनुसूया, किसी से द्वेष ना करना, ठीक है, क्षमाशील, अनुसंशयम, ठीक है, यानी किसी से जो है हिंसा ना करना, ठीक है, ये सभी किसके धर्म हो सकते हैं? तो इसमें जो है सभी प्रकार के जितने भी आश्रम है, कितने प्रकार के आश्रम है? चार। ठीक है, तो चारों प्रकार के आश्रम वासियों के लिए जो ये सभी कर्तव्य या इनका धर्म है, ये करना ही चाहिए। और सर्वेशम वर्णानाम, यानी चारों प्रकार के जो वर्ण है, ये सभी का जो है इनका ये धर्म है, इनका पालन करना चाहिए। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट। पहला और दूसरा, यानी ए और बी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? हाँ जी जी भैया। आगे चलते हैं। जी सर। चलो ये बताओ बच्चा लोग, ये क्या है? इसमें भी देखो, अरेंज करने के लिए पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, यदि आप लोग को याद होगा तो इजीली कर पाएंगे। ठीक है, कि विनय अधिकरण में जो प्रकरण है इनका क्या क्रम है। ठीक है, यदि इसमें एक भी याद होगा ना, आप लोग को पता चलेगा कि कौन सा प्रथम है, तब भी आप इस ऑप्शन को कर लोगे। यदि एक भी याद होगा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर। आ रही है। तो बताओ सेकंड। इसमें यदि, हाँ अच्छा सेकंड है। कि जो जब आपने पढ़ा होगा कौटिल्य शास्त्र, पहला अधिकरण पढ़ना है, विनय अधिकरण, उसमें पहला पार्ट जो है क्या किसके विषय में पढ़ते हैं? फर्स्ट पेज में किसके विषय में पढ़ते हैं, क्या टॉपिक है वहाँ? विद्या से संबंधित। ठीक है, विद्या के बारे में। त्रय वार्ता अन्वीक्षिकी इत्यादि आप पढ़ते हैं वहाँ पे। ये सभी क्या है, विद्या के संदर्भ में कहा गया है। तो पहला जो है प्रकरण, ठीक है, ये क्या, विद्या समुद्देश्य, तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला नंबर जो है कौन सा हो जाएगा? ई वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला। तो कई बार तो वाला है जी, मैंने फोर्थ ही कहा था। हाँ, कई बार क्या होता है कि यदि आप एक भी ऑप्शन देखोगे ध्यान से, एक भी आता होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस की आप मैचिंग को कर पाओगे। ठीक है, दूसरे स्थान पे क्या आएगा? फर्स्ट तो विद्या समुद्देश्य हो गया, फिर दूसरा फिर वृद्ध संयोग। विधि संयोग। तीसरा इंद्रजन्य। चौथा जो है अमात्योत्पत्ति मंत्री पुरोहित। मैंने ना लास्ट वाला ई ऑप्शन देखा ही नहीं था। नहीं, तो ध्यान से देखा कीजिएगा। ठीक है, जब भी आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, ठीक है, तो देखिएगा स्टार्टिंग में क्या वर्णन है, उसका नाम अगर दिया तो नाम क्या है। ठीक है, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, अब तो इतना ज्यादा पूछा गया है क्रम से संबंधित।
ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ये क्या क्वेश्चन का भावार्थ क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन? भैया इसका भावार्थ समझ आ गया, इसका उत्तर जो होगा वो होगा फर्स्ट, ए ऑप्शन पहला होगा। जी सर, ये भी पहला राइट होगा। इसमें कह रहे हैं कि मनु के मत में जो द्विज वो ऐसा कौन सा द्विज है जो शुद्धत्व को प्राप्त होता था, यानी कि ऐसा कौन सा द्विज है जो द्विज होते हुए शुद्धत्व को प्राप्त होता है। तो जो वेद का परित्याग करके अन्यत्र का श्रम करता है वो शुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कई बार जो है आप लौकिक ज्ञान या संस्कार के द्वारा भी जो है कई बार जो है सही उत्तर कर पाओगे। ठीक है, यदि नहीं भी ऑप्शन समझ में आ रहा है क्या है, तो उस क्वेश्चन को समझिए कि क्या कहना चाहता है। यदि भावार्थ समझ में आ जाएगा तो काफी हद तक आप उसके सही उत्तर तक पहुंच भी सकते हो। ठीक है, तो मनुस्मृति में जो है वेद के विषय में वर्णन किया गया है, अलग अलग वर्णों के विषय में, अलग अलग आश्रम के विषय में। ठीक है, उस हिसाब से आप काफी हद तक अगर थोड़ा सा सोचोगे ऑप्शन लेकर तो आप लगा सकते हो इसको। ठीक है बच्चा, तो आज इतना ही रखते हैं क्वेश्चंस। बाकी फिर हम लोग कल इसके बाद जो है और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिर हम लोग बाकी इसके बाद जो है हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। आप लोग को कोशिश कीजिएगा कि इससे संबंधित जो है जो भी अभी तक हम लोगों ने देखा, एक बार ग्रंथ को जो है चाहे कौटिल्य शास्त्र को एक बार अच्छे से देख लीजिए या फिर याज्ञवल्क्य स्मृति। हम लोग 3 से 4 दिन इस यूनिट पे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 दिन के बाद टॉपिक पे करेंगे ना? हाँ, यूनिट 10 कम से कम 4 से 5 दिन चलेगा। ठीक है, अभी हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी कोई पढ़ के आइए, एक बार अपने लेवल पे पढ़ के आइएगा। और एग्जाम फॉर्म सबने फिल कर दिया है या किसी का भी बाकी है? हाँ, मेरा बाकी है। हाँ, जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया है तो जल्दी फिलअप कर लीजिएगा फॉर्म। बाकी अब कोई प्रश्न है, कुछ कहना है, कह सकते हैं। मेरी तरफ से क्लास यहीं हो। क्लास कल है या कब है? कल रेगुलर चलेगा। यदि कोई काम विशेष मुझे रात में नहीं आता है तब तक रेगुलर चलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग जो है रिविजन कल सुबह क्लास होगी? हाँ, कल सुबह क्लास है। अच्छा, ओके। आके चल रहा है ना सुबह में, सुबह 7 बजे। ठीक है ना, हाँ, तो आप लोग अपने लेवल पे जो है इन 3 ग्रंथों का साथ में अभिलेख वाला जो पार्ट है यूनिट 10 में अच्छे से पढ़ के आइए। कल फिर से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल ये मत कहिएगा हम लोग पहली बार अध्ययन कर रहे, कुछ तो आप पढ़ के आइएगा आप लोग। ठीक है, अब तो मास्टर्स का पेपर भी खत्म हो गया है, ऐसा कोई बहाना भी नहीं अब आप लोग के पास। जी भैया। ठीक है, तो आप लोग अपने स्तर पे जितना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कीजिए, पढ़ के आइए। ठीक है, जहाँ से भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिसपे आप लोग को मिलेगा। ठीक है, जैसे संस्कृत गंगा वाले चैनल पे भी आपको बहुत सारा मैटर मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, या मूल ग्रंथ है तो मूल ग्रंथ को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, गाइड के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा मूल ग्रंथ अगर है आप लोगों के पास पीडीएफ फाइल में, फिजिकली मोड में, पढ़िए उसको अपने स्तर से जितना भी कर पाए कल तक कीजिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कल पूरा सिलेबस ही खत्म करके आओ, ठीक है, वो भी नहीं कह रहा हूँ, जितना लेकिन करना चाहते हो करके आओ, अपने लेवल पे जितना हो पाता है कीजिए। ठीक है बच्चे लोग, मिलते हैं। जी भैया, ओके भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू, गुड नाइट पिंटू। हाँ, क्या कह रहे हो निक्की? सर आज की तरह मिक्स क्वेश्चन होंगे या सिर्फ एक ग्रंथ पे होंगे, जैसे किसी कौटिल्य या अभिलेख? मिक्स क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब मिक्स क्वेश्चन ही होगा। मेरी वीडियो ऑन नहीं है क्या? दिख नहीं रहा। मैंने वीडियो ऑन कर रखा है, पता नहीं ऑन ऑफ दिख रहा है। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो निक्की? मिक्स क्वेश्चन है आज की तरह ही, कल भी मिक्स क्वेश्चन ही होगा, तीनों चारों यूनिट का ये टॉपिक है। ठीक है, हाँ चलो, और कोई प्रश्न? हेलो, भैया भूमिका सारी पढ़नी है अगर मूल ग्रंथ है तो? नहीं, भूमिका मत पढ़ो, जहाँ पे देख लो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि उसमें कोई टीकाकार का नाम दिया हो, ठीक, तो सबको देख लो।
पूरी भूमिका पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मूल जरूर देखना, अंदर जो चैप्टर्स में होंगे उसको जरूर देखना, ठीक है। या फिर अध्याय विभाजन में कोई क्रम दिया गया उसको अच्छे से देखिए। जैसे क्वेश्चन आज आपने देखा ना सभी ने, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िएगा, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा